नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां आज हम इंसान के दिमाग और उसके दिल की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विषय है, जो आधारित है डाओ टियू वू की किताब 100 मानव मनोवैज्ञानिक जरूरतें पर। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं। हम काम करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे असल वजह क्या है? क्या यह सब बस यूं ही होता है, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसा अदृश्य तंत्र काम कर रहा है जो हमें कठपुतली की तरह नचाता है? जी हाँ, मनोविज्ञान कहता है कि हमारे हर काम के पीछे एक जरूरत होती है। आज हम इन्हीं जरूरतों की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी बुनियादी जरूरतों की। पुराने समय में एक कहावत थी कि पेट भरा हो तभी शिष्टाचार सूझता है। यह बात 100% सच है। चाहे कोई भी हो, अगर उसे भूख लगी है तो उसकी पहली प्राथमिकता भोजन होगी। जब इंसान की भूख और प्यास जैसी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तभी वह समाज, इज्जत और नाम कमाने के बारे में सोच सकता है। इसे हम जरूरतों का पिरामिड कह सकते हैं। सबसे नीचे आती हैं शारीरिक जरूरतें: खाना, पानी, नींद और सांस लेना। अगर इनमें से कोई एक भी पूरी न हो तो बाकी सब बेमानी लगता है। सोचिए, एक इंसान भूख हड़ताल पर 2-3 दिन रह सकता है, लेकिन अगर उसे हफ्तों तक खाना न मिले तो उसकी जान पर बन आएगी। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लोग सिर्फ रोटी कपड़े के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए दर्शनशास्त्र या कला का कोई महत्व नहीं है। जब हमारा पेट भरा होता है, तब जन्म लेती है हमारी दूसरी बड़ी जरूरत, सुरक्षा की भावना। हम सब सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। जापान के लोग अक्सर ग्रामीण इलाकों में घूमने जाते हैं ताकि उन्हें शांति मिले, लेकिन अगर वहां पुलिस के सायरन या गोलीबारी की आवाज आए तो उनका सारा मजा किरकिरा हो जाता है और वे तुरंत घर भागना चाहते हैं। यह हमारी सुरक्षा की जरूरत है। 1986 में जब चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, तब यूरोप जाने वाले पर्यटकों की संख्या आधी रह गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी जान प्यारी थी। जब भूख मिट जाती है तो हमें डर सताने लगता है। हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमारे पास एक घर हो और कोई हमें नुकसान न पहुंचाए। अब मान लीजिए आपका पेट भी भरा है और आप सुरक्षित भी हैं। अब क्या? अब आपको महसूस होगा अकेलापन। यहीं से शुरू होती है हमारी तीसरी जरूरत, प्यार और अपनेपन की जरूरत। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए और कोई ऐसा चाहिए जो उसे प्यार करे। अगर यह जरूरत पूरी न हो तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। जब हम किसी समूह का हिस्सा बनते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। इसके बाद आती है सम्मान की जरूरत। हम सिर्फ प्यार नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोग हमारी कदर करें। हम चाहते हैं कि समाज में हमारा एक रुतबा हो। और सबसे अंत में आती है आत्मसिद्धि की जरूरत, यानी अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और वह बनना जो हम असल में बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी सीधी नहीं चलती। कभी कभी हम इन सीढ़ियों से फिसल भी जाते हैं।
चलिए अब कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर बात करते हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है दमित ज़रूरतें या रिप्रेशन। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन समाज के डर से या अपनी छवि खराब होने के डर से हम उसे दबा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पति घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है और खाना भी नहीं बना है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वह डरता है कि अगर वह चिल्लाया तो झगड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए वह अपने गुस्से को पी जाता है। लेकिन वह गुस्सा कहीं जाता नहीं है, वह उसके अंदर जमा हो जाता है और बाद में किसी और रूप में बाहर निकलता है। इसे ही हम दमन कहते हैं। इसी से जुड़ा है प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरों पर बहुत शक करते हैं? मनोविज्ञान कहता है कि अक्सर हम अपनी कमियों को दूसरों में देखने लगते हैं। जैसे एक पत्नी जो अपने पति पर शक करती है कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है। हो सकता है कि अवचेतन मन में वह खुद किसी और की तरफ आकर्षित हो रही हो, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। अपनी इस गलत भावना को छुपाने के लिए वह अपने पति पर आरोप लगा देती है। इसे कहते हैं अपनी भावनाओं को दूसरे पर प्रोजेक्ट करना। यह ईर्ष्या का एक बहुत बड़ा कारण है। एक और मजेदार मनोवैज्ञानिक खेल हम खेलते हैं जिसे कहते हैं युक्तिकरण या रेशनलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो बहाने बनाना। जब हम किसी काम में फेल हो जाते हैं तो हम अपनी गलती मानने के बजाय हालात को दोष देते हैं। जैसे अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह यह नहीं कहेगा कि उसने पढ़ाई नहीं की। वह कहेगा पेपर बहुत कठिन था या टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। एक कर्मचारी जिसे प्रमोशन नहीं मिला, वह कहेगा बॉस को सिर्फ चापलूसी पसंद है। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारे अहंकार को चोट न पहुंचे। यह एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें मानसिक पीड़ा से बचाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना है? यह तब होता है जब हम अपना गुस्सा असल वजह पर नहीं उतार पाते तो हम उसे किसी कमजोर पर उतार देते हैं। जैसे ऑफिस में बॉस ने डांटा तो वहां तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन घर आकर बच्चों पर चिल्ला दिए या कुत्ते को लात मार दी। इसे कहते हैं अपनी हताशा को विस्थापित करना। कभी कभी यह अच्छे रूप में भी होता है, जिसे उदात्तीकरण या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वह बॉक्सिंग ज्वाइन कर लेता है, या कोई बहुत दुखी है तो वह दर्द भरे गीत लिखकर मशहूर हो जाता है। यह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का तरीका है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अजीब घटना की, जिसे मास हिस्टीरिया या सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी कहते हैं। किताब में एक उदाहरण है जून बग का। 1960 के दशक में अमेरिका की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में अचानक कई मजदूरों को चक्कर आने लगे, उल्टी होने लगी और शरीर पर दाने निकलने लगे। अफवाह उड़ी कि कोई जहरीला कीड़ा जून बग काट रहा है। देखते ही देखते सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की तो वहां कोई कीड़ा नहीं था, कोई जहर नहीं था। यह सब सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव और काम के तनाव के कारण हुआ था। जब एक व्यक्ति ने कहा कि उसे कीड़े ने काटा है, तो बाकी लोग जो पहले से तनाव में थे, उन्होंने भी मान लिया कि उन्हें भी काटा गया है। इसे सामाजिक तुलना का सिद्धांत भी कहते हैं। जब हम किसी स्थिति को समझ नहीं पाते
तो हम दूसरों को देखते हैं और उनकी नकल करने लगते हैं। यही वजह है कि कभी कभी बिना किसी ठोस कारण के भीड़ बेकाबू हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग मुसीबत में पड़े किसी इंसान की मदद क्यों नहीं करते? इसे बाईस्टैंडर इफेक्ट या दर्शक प्रभाव कहते हैं। एक प्रयोग में देखा गया कि जब किसी को मदद की जरूरत होती है और वहां बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो कोई भी आगे नहीं आता। हर कोई सोचता है कि कोई और मदद कर देगा। इसे जिम्मेदारी का बंटवारा कहते हैं। लेकिन अगर वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, तो उसके मदद करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। साथ ही हमारा मूड भी बहुत मायने रखता है। अगर मौसम अच्छा है, धूप खिली है, तो लोग ज्यादा मदद करते हैं। अगर कोई खुश है, तो वह दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर कोई दुखी है या गुस्से में है, तो वह दूसरों की मुसीबत को अनदेखा कर देता है। अब बात करते हैं आक्रामकता या एग्रेशन की। हम गुस्सा क्यों करते हैं? एक कारण है कुंठा। जब हम कोई काम करना चाहते हैं और उसमें रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आता है। प्रयोगों ने दिखाया है कि अगर आपके पास हथियार हैं, तो आप ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। इसे वेपन्स इफेक्ट कहते हैं। अमेरिका में बंदूकें आसानी से मिलती हैं, इसलिए वहां हिंसा ज्यादा है। जापान में कड़े नियम हैं, इसलिए वहां लोग कम हिंसक होते हैं। एक और मजे की बात, क्या हिंसक फिल्में देखने से हम हिंसक हो जाते हैं? इस पर बहुत बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्में देखकर हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हिंसा देखने से, खासकर बच्चों में, हिंसा की नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर फिल्मों में दिखाया जाए कि हिंसा करने वाले को सजा मिल रही है, तो शायद असर कम हो। लेकिन अगर विलेन को हिंसा से जीतते हुए दिखाया जाए, तो यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए अब विषय बदलते हैं और बात करते हैं कामकाज और प्रेरणा की। हर कोई चाहता है कि उसे उसके काम का सही पैसा मिले। लेकिन मजे की बात यह है कि हम अपने वेतन की तुलना दूसरों से करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें दूसरों से कम मिल रहा है, तो हम कामचोरी करने लगते हैं। एक प्रयोग में देखा गया कि जिन लोगों को लगा कि उन्हें उनकी योग्यता से कम पैसा मिल रहा है, उन्होंने काम की क्वालिटी गिरा दी। वहीं जिन लोगों को लगा कि उन्हें उनकी योग्यता से ज्यादा पैसा मिल रहा है, ओवरपेड, उन्होंने अपनी गिल्ट कम करने के लिए बहुत मेहनत की। तो पैसा एक बड़ा मोटिवेटर है, लेकिन निष्पक्षता उससे भी बड़ी चीज है। अब एक नजर डालते हैं रिश्तों और प्यार पर। प्यार क्या है? क्या यह सिर्फ एक भावना है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्यार में हार्मोन और दिमाग दोनों का खेल है। लव एट फर्स्ट साइट या पहली नजर का प्यार असल में एक तरह की शारीरिक उत्तेजना है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमारे आदर्श साथी की छवि से मेल खाता है, तो हमारा दिमाग सिग्नल देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विरोध प्यार को बढ़ाता है। जी हां, रोमियो जूलियट प्रभाव। अगर माता पिता किसी प्रेमी जोड़े को मिलने से रोकते हैं, तो उनका प्यार कम होने के बजाय और गहरा हो जाता है। वे एक दूसरे के प्रति और ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना है। बच्चों के मनोविज्ञान पर भी इस किताब में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। बच्चे सिर्फ कोरी स्लेट नहीं होते, वे पैदा
होते ही अपनी जरूरतों का संकेत देने लगते हैं, जैसे रोना। अगर माँ बच्चे के रोने पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है तो बच्चे में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा होती है। इसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। जो बच्चे बचपन में अपनी माँ के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं वे बड़े होकर ज्यादा आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनते हैं। लेकिन अगर बचपन में बच्चे की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया हो तो वह बड़ा होकर चिड़चिड़ा, शक्की या बहुत ज्यादा निर्भर बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है आत्मनियंत्रण और सीखा हुआ लाचारीपन, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। एक प्रयोग में कुछ लोगों को ऐसी पहेलियां दी गईं जिन्हें हल करना नामुमकिन था। बार बार फेल होने के बाद जब उन्हें आसान पहेलियां दी गईं तो वे उन्हें भी हल नहीं कर पाए। उन्होंने मान लिया था कि मैं यह नहीं कर सकता। यही हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम लगातार असफल होते हैं तो हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों को छोटे छोटे लक्ष्य देने चाहिए जिन्हें वे पूरा कर सकें, ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहे। सफलता का स्वाद चखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता या पावर इंसान को कैसे बदल देती है? एक प्रयोग में कुछ छात्रों को सुपरवाइजर बनाया गया और दूसरों को वर्कर। जैसे ही छात्रों के हाथ में पावर आई, उन्होंने वर्कर्स को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उन्हें ज्यादा काम देने लगे और खुद को उनसे बेहतर समझने लगे। यह बताता है कि पावर करप्ट्स। जब हमारे पास शक्ति आती है तो हम दूसरों की भावनाओं को समझना बंद कर देते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं। यह रिश्तों में भी होता है, पति पत्नी के बीच या बॉस एम्प्लॉय के बीच। सही रिश्ता वह है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुने और समझौता करें। अब बात करते हैं नींद की। हम क्यों सोते हैं? कुछ लोग कहते हैं दिमाग को आराम देने के लिए। प्रयोगों से पता चला है कि अगर इंसान को कई दिनों तक सोने न दिया जाए तो वह पागलपन की हद तक जा सकता है। उसे मतिभ्रम, हैल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी नींद की आदतों को बदल सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे सोकर भी तरोताजा रहते हैं, जबकि कुछ को 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए। यह हमारे शरीर की घड़ी और आदत पर निर्भर करता है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि हमारा शरीर एक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलता है। अगर हम रोज एक ही समय पर खाना खाते हैं तो ठीक उसी समय हमारे पेट में एसिड बनने लगेगा और हमें भूख लगेगी, भले ही हमें असल में खाने की जरूरत न हो। इसे कंडीशन्ड रिफ्लेक्स कहते हैं। इसीलिए डाइटिंग करने वालों को अपनी खाने की दिनचर्या बदलने में बहुत परेशानी होती है। अंत में हम बात करेंगे आत्मजागरूकता की। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जो अपनी कमियों और खूबियों को जानता है। हमें अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पहचानना चाहिए। क्या आप गुस्से में हैं क्योंकि आपको भूख लगी है? क्या आप उदास हैं क्योंकि आपको किसी ने सम्मान नहीं दिया? जब हम अपनी भावनाओं की जड़ को समझ लेते हैं तो हम उन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। तो दोस्तों, डाओ टियुवू की यह किताब 100 मानव मनोवैज्ञानिक जरूरतें हमें यही सिखाती है कि इंसान का व्यवहार एक पहेली जरूर है, लेकिन इसे सुलझाया जा सकता है। हमारी जरूरतें शारीरिक सुरक्षा, प्यार, सम्मान और आत्मसिद्धि ही हमारे जीवन के इंजन को चलाती हैं। कभी कभी ये जरूरतें आपस में टकराती हैं,
जिससे तनाव पैदा होता है। कभी हम समाज के डर से अपनी जरूरतों को दबा देते हैं, तो कभी हम गलत तरीकों से उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य यही था कि आप अपने अंदर झांकें। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, या आप किसी से ईर्ष्या महसूस करें, या आप किसी अजनबी की मदद करने से हिचकिचाएं, तो एक पल रुककर सोचिएगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मेरी कौन सी जरूरत यहां काम कर रही है? जब आप क्यों को समझ लेंगे, तो क्या और कैसे को संभालना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको इंसानी फितरत को समझने में मदद मिली होगी। मनोविज्ञान की यह दुनिया बहुत विशाल है और हम आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने और अपनों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को नजरअंदाज न करें। धन्यवाद और नमस्ते।